आज हम पढ़ेंगे रासायनिक पदार्थ के बारे में। तो सब हेडिंग कर लेंगे, रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण। हेडिंग करो रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण। मैं शॉर्ट थोड़े से चलिए ऐसे लिख रहा शॉर्ट भाषा में। रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण, रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण, रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण। उसमें नंबर 1 करके डाल लेंगे निकोलस लेमरी द्वारा। निकोलस लेमरी, ये एक वैज्ञानिक का नाम था। किसका नाम था? वैज्ञानिक का, निकोलस लेमरी द्वारा। ऐसे डाले निकोलस लेमरी द्वारा, निकोलस लेमरी द्वारा। और इसमें लिखेंगे इन्होंने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण, इन्होंने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया था। मतलब निकोलस लेमरी ने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया था? 3 प्रकार से किया था। इसमें नंबर 1 खनिज पदार्थ, नंबर 2 वनस्पति पदार्थ। मेरे साथ साथ लिखते रहेंगे, सब में समझाऊंगा ना आराम से। वनस्पति पदार्थ। और नंबर 3 है जंतु पदार्थ, जंतु पदार्थ, जंतु पदार्थ। मतलब निकोलस लेमरी द्वारा रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया। सबसे पहले खनिज पदार्थ, फिर दूसरा वनस्पति पदार्थ और तीसरा जंतु पदार्थ। उसमें नंबर 1 करके हेडिंग डाल लेंगे खनिज पदार्थ के बारे में। खनिज, नंबर 1 हेडिंग डाल लेंगे सब खनिज पदार्थ के बारे में। और इसमें खनिज पदार्थ में लिखेंगे वे चीजें जो हमें खनिजों से, वे चीजें जो हमें खनिजों से प्राप्त होती हैं। भैया चुप हो जाओगे? अर्श चुप हो जाएगा? वे चीजें जो हमें खनिजों से प्राप्त होती है, खनिज पदार्थ कहलाते हैं। वे चीजें जो हमें खनिजों से प्राप्त होती है खनिज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे इनका उदाहरण लिख लेंगे। उदाहरण जैसे सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, आयरन, डैश 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 इत्यादि। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं खनिज पदार्थ। नंबर 2 हेडिंग लेंगे वनस्पति पदार्थ। वनस्पति पदार्थ। और इसमें लिखेंगे वे पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ जो हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। वनस्पति पदार्थ कहलाते हैं। इनके उदाहरण लिखे हैं। उदाहरण रबड़,
कपूर, चाय, कॉफी, चीनी, गोंद, ये सब कहलाएंगे भैया हमारे वनस्पति पदार्थ। और तीसरे पे हेडिंग रख लेंगे जंतु पदार्थ। जंतु पदार्थ और लिखेंगे वे पदार्थ जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। वे पदार्थ हमें जो जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें जंतु पदार्थ या वे जंतु पदार्थ कहलाते हैं। ऐसे लिख लो, वे जंतु पदार्थ कहलाते हैं। वे जंतु पदार्थ कहलाते हैं। इनके उदाहरण लिख लेंगे भैया इसमें, यूरिया, जिलेटिन और एल्यूमिन। इतना लिखो भैया सब जल्दी से। देखो हम पढ़ रहे रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण। तो रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने तरीके से करा। हमने सबसे पहले नंबर पढ़ा निकोलस लैम्ब्री द्वारा। निकोलस लैम्ब्री कौन है? निकोलस लैम्ब्री एक वैज्ञानिक है। कौन है? वैज्ञानिक। ओ भैया टीचर में डराओगे। इन्होंने क्या करा? इन्होंने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण करा। और ये पूछा जाए कि निकोलस लैम्ब्री ने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण कितने प्रकार से करा था? ओ भाई यार इतनी जोर से मत बोलो। सबसे पहला प्रकार है खनिज पदार्थ, वनस्पति पदार्थ और जंतु पदार्थ। भाई तुम मत बोलो, खुद बोलो बस, है नहीं। खनिज पदार्थ का मतलब खनिज तुम पढ़ के आ चुके। वे चीजें जो हमें खनिजों से प्राप्त होते हैं खनिज पदार्थ कहलाते हैं। खनिज कहां से मिलेंगे हमें? जमीन से। सपोज करो तुम में से कोई सा मैं वो बना दूं किसान, फावड़ा लेगा, खोदना शुरू कर दिया, खेत में मिल गया एक इतना बड़ा घड़ा, तो क्या कहलाएगा? हमारा खनिज कहलाएगा ना? कहलाएगा। मतलब जो चीजें हमें खनिजों से प्राप्त होती है कौन से कहलाते हैं? वे खनिज पदार्थ कहलाते हैं। जैसे सोना, चांदी, एल्युमिनियम, लोहा, पोहा, तेल, सेल, ये सब क्या कहलाएंगे? ये सब खनिज पदार्थ कहलाएंगे। समझ में आ गया? दूसरी वनस्पति पदार्थ। वनस्पति का मतलब पेड़ पौधों से। जो पदार्थ हमें किससे प्राप्त होते हैं भैया? पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? वनस्पति पदार्थ। जैसे रबड़ कहां से प्राप्त होगा हमें? पेड़ से। किसने कभी छोटे से ने बचपन में रबड़ बनाई? हाँ बनाई। एक बार मैंने बना के देखी। किसने मेरे कही कि पेंसिल के छुकले ले गए और तवे पे करके और ऊपर से दूध डाल के उससे बनी हो, और उसमें डाली हो तो कुछ बनाई ना भैया। जबकि रबड़ बनाने का प्रोसेस क्या है? गलत। क्योंकि रबड़ कहां से मिलती है हमें? पेड़ पौधे। रबड़ का बाकायदा पेड़ होता है, उसके नीचे उस छाल सी उसकी काट के फिर उसके नीचे कोटरों से लगाया जाता है। फिर उस पर क्या होता है? वो रबड़ का दूध से इकट्ठा सा उतर है उस पर। फिर कपूर की में कहां से मिलता है? पेड़ पौधों से। फिर चाय भी कहां से मिलती है हमें? पेड़ से। कॉफी भी। चीनी पेड़ से कैसे मिला बताओ? कौन बताएगा? पहले गन्ना खेत में होगा, फिर गन्ने को कहां ले जाके जाएगा? फैक्ट्री ले जाएंगे, और फैक्ट्री ले जाने के बाद जब इसका गुड़ अलग बनता है, चीनी अलग बनती है नहीं। चीनी। और एक होता है गोंद का भी क्या होता है? पेड़ होता है नहीं। तो ये सब कैसे? ये गोंद हाँ गोंद जैसे नमक रहे ना, ऐसा रहे। कल कुछ का जाइयो बाबू, किसी पंसारी का जाइयो या व्यायाम है ना, हमारे यहाँ पैंट लगा है, पैंट में जाइयो से भैया गोंद दे दो, तो गोंद ऐसी इतनी बड़ी सी देगा, गोंद देगा वो। अब है जंतु पदार्थ, मतलब वे पदार्थ जो हमें कहां से प्राप्त होते हैं? जंतु से प्राप्त होते हैं। जैसे जंतु पदार्थ कहलाते हैं, जैसे यूरिया, जिलेटिन और एल्यूमिन। ये सब क्या है? एल्यूमिन। ये क्या है? ये ऐसे पदार्थ है जो कहां से प्राप्त होते हैं हमें? जंतु से। तो निकोलस लैम्ब्री द्वारा 3 पदार्थ का वर्गीकरण समझ में आ गया। अब हेडिंग डालो, अगली हेडिंग डालो भैया, लिखो रासायनिक पदार्थ का पुनः वर्गीकरण। हेडिंग डालो रासायनिक पदार्थ का पुनः का मतलब दोबारा वर्गीकरण। भैया चुप हो जाओगे? नंबर 2 करके लिखो
रासायनिक पदार्थ का पुनर्वर्गीकरण, पुनर्वर्गीकरण मतलब इसका क्या करा, इसका दोबारा वर्गीकरण करा। रासायनिक पदार्थ का पुनर्वर्गीकरण, ये दो प्रकार से किया गया था। हाँ, ये दो प्रकार से किया गया था। यह दो प्रकार से किया गया था। यह दो प्रकार से किया गया था। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 अकार्बनिक पदार्थ। नंबर 1 कार्बनिक पदार्थ, नंबर 2 भैया अकार्बनिक पदार्थ। मतलब कार्बनिक उसका रासायनिक पदार्थ को दोबारा वर्गीकरण करा दो प्रकार से, कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। अब नंबर 1 हेडिंग डालेंगे कार्बनिक पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ, भाई तुझे क्या हो रहा तो बार बार क्यों गिर जा। लिखो इसमें वे चीजें जो हमें सजीवों से प्राप्त होती हैं, वे चीजें जो हमें सजीवों से प्राप्त होती हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। वे चीजें जो हमें सजीवों से प्राप्त होती हैं कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे यूरिया, जिलेटिन, रबड़, चीनी, गोंद, कपूर, डैश 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 इत्यादि। नंबर 2 हेडिंग डालेंगे अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ लिखेंगे जो चीज हम जो चीजें हमें निर्जीवों से प्राप्त होती हैं, निर्जीवों से प्राप्त होती हैं, उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उन्हें अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। नमक, खड़िया, और क्या ले सकते हैं इसमें, क्या इत्यादि। लिखो बेटा पहले सब एक साथ। तो भैया चुप हो जाओगे आप। देखो ओ हरीबा बेटा चुप हो जाओगे। देखो समझो, जैसे निकोलस लेबनी ने रासायनिक पदार्थ का वर्गीकरण करा, उन्होंने कितने प्रकार से करा था? 3 प्रकार से। उसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए, इनका नाम तो पता नहीं, लेकिन किसी ने आकर दोबारा से रासायनिक पदार्थ का दोबारा वर्गीकरण करा। उन्होंने बताया कि रासायनिक पदार्थ जो होते हैं ना, कितने प्रकार से क्या करा? 2 प्रकार से। देखो अगर मैं तुमसे किसी चीज के बारे में पूछूं तो तुम सब अपनी राय अलग अलग दोगे, है नहीं। मैं तुमसे पूछूं कि जैसे बकरीद बनाना सही है गलत है?
लेकिन अगर एक तरीके से कोई अगर इमोशनली सोचे कि हम उसका कुर्बानी देवें तो थोड़ा सा कोई अलग तरीके से, थोड़ा सा सही नहीं है। मतलब हम जितने लोगों से किसी चीज के बारे में पूछेंगे उसकी राय, इतने लोगों की राय क्या आएगी, अलग अलग आएगी। इसलिए रासायनिक पदार्थ का जब वर्गीकरण कराया तो हर किसी ने अपनी राय क्या दी, अलग दी। पहले निकोलस लेवरी ने कही कि रासायनिक पदार्थ 3 प्रकार से पाया जाएगा। उसके बाद में दोबारा एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने कही कि रासायनिक पदार्थ केवल 2 प्रकार से पाया जाएगा। अब इन्होंने बताई, एक तो सजीव के रूप में, एक निर्जीव के रूप में। अब मुझे बताओगे सजीव और निर्जीव क्या होता है? सुन जाओ पहले से बताना। शाबाश, ठीक है। जो सांस नहीं लेते, जैसे मैं सजीव हूं निर्जीव, सजीव। ये हमारा मोबाइल है, ये क्या है, सजीव निर्जीव, निर्जीव। ये बोर्ड है, सजीव है निर्जीव है? जैसे पेड़ पौधे हैं, सजीव है निर्जीव है? सजीव, सजीव निर्जीव, निर्जीव कौन कह रहा? देखो सीधी सी बात है, जो भी सांस लेता हो, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या लेते हैं, चलो अगर सांस लेते हैं तो सांस लेने में वे ऑक्सीजन लेवे या कार्बन डाइऑक्साइड लेवे? मैंने तो बताया था कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वे क्या लेते हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड तो ग्रहण करते हैं और छोड़ते क्या है, ऑक्सीजन। ओ भैया इतनी जोर से मत बोल रहे यार। इसी वजह से हमें क्या, इसी वजह से हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा पेड़ कटेंगे इतने ही ज्यादा क्या बढ़ता जाएगा, प्रदूषण बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो वे रहेंगे ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो भी ग्रहण करने के नहीं है पेड़ पौधे, और ऑक्सीजन फिर वे छोड़ने के नहीं, इसलिए सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या करो भैया, तुम भी कोशिश करो कि अपने घर में 1-2 पेड़ जरूर लगा के रखो। आ जाओ, देखो कार्बनिक पदार्थ वे चीजें जो हमें सजीवों से प्राप्त होती है क्या कहलाती है, कार्बनिक पदार्थ कहलाती है। जैसे यूरिया, जिलेटिन, रबड़, चीनी, गोंद, कपूर, सब ये क्या है, ये ऐसी चीजें जो हमें सजीवों से प्राप्त होती है, तो ये क्या कहलाती है, कार्बनिक पदार्थ कहलाती है। फिर अकार्बनिक पदार्थ, जो चीजें हमें निर्जीवों से प्राप्त होती है उन्हें क्या कहते हैं, अकार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे नमक, खड़िया और बहुत सारी चीज हो सकती है। खड़िया एक तरह से व्हाइट कलर का रहता है, उन्होंने कहते हैं कुछ चीज लेगा, मैं कहावत है नहीं, बिल्कुल खड़िया दे दिया, मतलब बिल्कुल बेकार देते हैं। कहां से मिला है, मतलब ये नीचे से मिलता है, नीचे से खोद जाता है, तो क्या कहलाता है ये, खड़िया। अब हेडिंग डालो भैया, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत, इसे मिटो दो मैं। इसे मैं मिटो रहा हूं भैया। नंबर 3 लिखो, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। हेड में लेंगे भैया, बर्जीलियस का जैव शक्ति, भैया लिख ले, बकवास ना करें, बर्जीलियस का जैव शक्ति सिद्धांत। लिखो भैया, बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक पदार्थ केवल सजीवों से ही, बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक पदार्थ केवल सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्या जा सकता है। बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक पदार्थ केवल खनिजों से ही प्राप्त, सजीवों से ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि सजीवों में ही जैव शक्ति होती है, क्योंकि सजीवों में ही क्या होती है, जैव शक्ति होती है, क्योंकि सजीवों में क्या होती है भैया, जैव शक्ति होती है। उसके बाद हेडिंग लेंगे जैव शक्ति सिद्धांत का अंत। जैव शक्ति सिद्धांत का अंत, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत लिखेंगे इसमें। फ्रेडरिक
फ्रेडरिक वोहलर ने निर्जीव अमोनिया साइनेट को गर्म करके फ्रेडरिक वोहलर ने निर्जीव अमोनिया साइनेट को गर्म करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लिया। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लिया। कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लिया। इससे जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया। इससे जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया। इससे जैव शक्ति सिद्धांत समाप्त हो गया क्योंकि वोहलर ने प्रयोगशाला में निर्जीव अमोनिया साइनेट से को गर्म करके यूरिया प्राप्त किया था। जो एक कार्बनिक पदार्थ था। NH2 ऐसा बोलते हैं यूरिया अमोनिया साइनेट। प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला पदार्थ यूरिया था। तारो भैया जल्दी से देखो। अब आए बर्जीलियस। कौन आए? बर्जीलियस ने जैव शक्ति सिद्धांत दिया। बर्जीलियस ने बताया कि कार्बनिक पदार्थ केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं। किससे प्राप्त हो सकते हैं? क्योंकि सजीवों में क्या होती है? जैव शक्ति होती है। भैया बर्जीलियस ने कहा है कि जो कार्बनिक पदार्थ है केवल हम सजीवों से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आए जैव शक्ति सिद्धांत का अंत करना है फ्रेडरिक वोहलर। कौन? फ्रेडरिक वोहलर ने क्या करा? बर्जीलियस तो कह रहा था कि जो हम कार्बनिक पदार्थ है किससे प्राप्त कर सकते हैं? केवल सजीवों से। लेकिन बर्जीलियस ने क्या करा? फ्रेडरिक वोहलर ने आगे क्या करा? इसने एक निर्जीव पदार्थ लिया। क्या लिया? फ्रेडरिक वोहलर ने निर्जीव अमोनिया साइनेट। क्या लिया इसने? अमोनिया साइनेट। इसने अमोनिया साइनेट को गर्म करा और क्या बना दिया? एक पदार्थ बना जिसे क्या कहते हैं? यूरिया। ये तो अमोनिया साइनेट तो ये तो निर्जीव था। क्या था? निर्जीव था। और ये कैसा था? ये सजीव था। मतलब सजीव मान लो या इसे मान लो कार्बनिक पदार्थ। क्या? कार्बनिक पदार्थ। सजीव तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। अब उसने क्या कही थी? इसने कही थी, बर्जीलियस ने कही थी कि जो कार्बनिक पदार्थ है ना केवल सजीवों से ही प्राप्त हो सकते हैं।
लेकिन वोलर ने क्या करा, वोलर ने एक निर्जीव पदार्थ लिया, क्या लिया, अमोनिया साइनेट, और इसे गर्म करा और क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। और यूरिया क्या होता है, यूरिया होता है एक कार्बनिक पदार्थ। तो फिर बताओ इसका, फिर इसकी बात गलत हो जाएगी नहीं हो जाएगी? इसने क्या कही थी, इसने कही थी कि जो हमें नहीं कार्बनिक पदार्थ केवल सजीवों से प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इसने क्या करा, फ्रेडरिक वोलर ने निर्जीव अमोनिया साइनेट को गर्म करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लिया। इससे जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जैव शक्ति सिद्धांत क्यों समाप्त हुआ था, क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया था, गलत साबित हो गया था। कैसे? क्योंकि जैव शक्ति सिद्धांत में बताया गया था कि जो हमें जो कार्बनिक पदार्थ है केवल किससे प्राप्त होंगे, सजीवों से। किससे? सजीवों से प्राप्त होते हैं। लेकिन जैव शक्ति सिद्धांत का अंत कर दिया किसने, फ्रेडरिक वोलर ने। फ्रेडरिक वोलर ने क्या करा, एक निर्जीव पदार्थ लिया, क्या, अमोनिया साइनेट, इसे गर्म करो और क्या बना दिया, यूरिया बना दिया। और ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुविकल्पी में, इस वाले चैप्टर का उठा के देख लो, बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला पदार्थ कौन सा था, तो कौन सा था, यूरिया। ये क्वेश्चन अब तक नहीं, जब तक तुम लास्ट तक पढ़ोगे तो जब तक ही पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में बनने वाला सबसे पहला पदार्थ कौन सा था, यूरिया। और यूरिया का निर्माण किसने करा था, फ्रेडरिक वोलर ने। किससे बनाया था, अमोनिया साइनेट से। तो ध्यान रखना, फ्रेडरिक वोलर ने निर्जीव अमोनिया साइनेट को गर्म करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर लिया। इससे जैव शक्ति सिद्धांत क्या हो गया भैया, समाप्त हो गया। क्योंकि वोलर ने प्रयोगशाला में निर्जीव अमोनिया साइनेट को गर्म करा और गर्म करने के बाद में किसका क्या प्राप्त हो गया, उससे यूरिया प्राप्त हो गया, जो कि एक कार्बनिक पदार्थ था। इससे क्या होगा भैया, जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। अब बताओ भैया समझ में आया नहीं आया, कोई दिक्कत किसी में? हेडिंग लो, कार्बनिक पदार्थ की आधुनिक परिभाषा। ऐसे कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा। कार्बनिक पदार्थ डाल लो, यौगिक डाल लो, हेडिंग डाल लो, मैं डाल रहा हूं। कार्बनिक पदार्थों की आधुनिक परिभाषा, मतलब कार्बनिक पदार्थों की आधुनिक परिभाषा, मतलब ये जो सारी परिभाषा थी, ये सब परिभाषा थी पुरानी थी। क्योंकि कार्बनिक पदार्थ का पहले 3 प्रकार से वर्गीकरण करा गया, उसके बाद कितने प्रकार से करा, 2 प्रकार से, उसके बाद कितने प्रकार से कराएगा, फिर कौन है, बर्जिलियस है। बर्जिलियस ने कही कि हम सजीवों से और निर्जीवों से प्राप्त कर सकते हैं, 2 प्रकार से कराएगा। फिर कितने प्रकार से कराएगा, फिर वोलर है, वोलर ने कहा कि हम कार्बनिक पदार्थों को निर्जीव से प्राप्त कर सकते हैं। अब भाई कार्बनिक पदार्थों की आधुनिक परिभाषा, मतलब इसमें बताया गया है कि कार्बनिक पदार्थ हमें कहां कहां से प्राप्त होंगे। तो इसमें लिखेंगे भैया, लिखेंगे जिन यौगिकों में, लिखेंगे जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन, जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों, जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। मतलब ये आधुनिक परिभाषा है, इसमें बताया गया है कि जिनमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। जैसे CH4 C2H5 CH3, उसके बाद में C6H6 भैया ये कार्बनिक पदार्थों के थे। उसके बाद में हेडिंग डाल लेंगे कार्बनिक पदार्थों के भौतिक गुण या कार्बनिक यौगिकों के भौतिक गुण। कार्बनिक पदार्थों के
भौतिक गुण, कार्बनिक पदार्थों के भौतिक गुण। और लिखना शुरू करो, मैं बाद में समझूंगा सब चीजों को। नंबर 1, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ या इन्हें यौगिक भी लिख सकते हैं। कार्बनिक यौगिक अधिकतर कार्बनिक पदार्थ अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं, सजीवों से प्राप्त होते हैं। लिखो, कार्बनिक पदार्थ अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। लिखेंगे नंबर 2, कार्बनिक पदार्थ अधिकतर या यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। नंबर 2 लिखेंगे, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बन रसायन कहलाता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन कार्बन रसायन कहलाता है। नंबर 3, कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख है। कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग 20 लाख है। नंबर 4, कार्बनिक यौगिक एक जटिल अणु होता है। कार्बनिक यौगिक एक जटिल अणु होता है। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। कार्बनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक कम होता है। नंबर 6 लिख लेंगे, इसमें लिखेंगे क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंद पाया जाता है, बंद पाया जाता है, क्योंकि इनमें सहसंयोजक बंद पाया जाता है। नंबर 6, कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं, विलय होते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। लिखो भैया तक। देखो, अब कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा, मतलब जो वर्तमान में परिभाषा चल रही है, वे तो सब पहली परिभाषा थी, लेकिन अब परिभाषाएं कैसी है जो वर्तमान में चल रही है। तो कार्बनिक पदार्थों की या यौगिकों की आधुनिक परिभाषा, मतलब जिन यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब देखो, जैसे CH4 में क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा नहीं कहलाएगा? जैसे इसकी बात करें C2H5 वही कार्बन भी है और हाइड्रोजन में कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा नहीं कहलाएगा सिर्फ बाबू? जैसे CH3 कार्बन भी और क्या है इसमें? हाइड्रोजन भी है, तो कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा नहीं कहलाएगा? C6H6 मतलब कार्बन भी है और हाइड्रोजन भी, तो कार्बनिक पदार्थ कहलाएगा नहीं कहलाएगा? कोई किसी को दिक्कत? तो ये सब क्या है? ये सब कार्बनिक पदार्थ की परिभाषाएं हैं। उसके बाद में कार्बनिक पदार्थ के भौतिक गुण, क्या कह रहा? कार्बनिक पदार्थ के भौतिक गुण। नंबर 1, कार्बनिक पदार्थ या यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। ये बात पक्की है कि जो कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक होते हैं किससे प्राप्त होते हैं? अधिकतर सजीवों से। वो तो एक अमोनिया साइनेट था जिससे क्या बन गया था? यूरिया बन गया था, वो निर्जीव से, लेकिन ज्यादातर किससे प्राप्त होंगे? सजीवों से प्राप्त होंगे। उसके बाद में कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्बन रसायन। मतलब जब हम कार्बनिक यौगिकों को पढ़ेंगे तो इनका अध्ययन क्या कहलाता है भैया? हमारा कार्बन रसायन कहलाता है। उसके बाद में कार्बन यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है? 20 लाख। कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी है? लगभग 20 लाख है।
उसके बाद में कार्बनिक यौगिक एक जटिल अणु होता है, जटिल अणु का मतलब एक ये कठोर संरचना होती है, इसलिए एक जटिल अणु होता है। उसके बाद में कार्बनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक कम होता है क्योंकि इसमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है। और सहसंयोजक बंध ऐसा होता है कि जब इसे सहसंयोजक बंध को हम क्या तो जमाएंगे, है नहीं, गलनांक का मतलब गलाना, मतलब इसे उबालना, और क्वथनांक का मतलब क्या है, जमना। ये 2 पॉइंट ध्यान रखेंगे, एक तो है गलनांक, क्या है एक तो गलनांक और एक रहा है क्वथनांक। देखिए कौन कौन इस चीज इन शब्दों के बारे में जाना, बताओ गलनांक क्वथनांक क्या है, हमें लास्ट तक परेशान करेंगे, कौन बताएगा। जैसे हम सब्जी बनाएंगे, है नहीं, तो सब्जी बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम, गला रहे हैं, तो सब्जी बनाना क्या है, गलनांक। और जो जमाना क्या गलाएगा हमारा, क्वथनांक। मतलब अगर हम पानी फ्रिज में ठंडा कर रहे हैं तो क्या गलाएगा हमारा, क्वथनांक। तो याद रहेगा सब्जी बनाना क्या है, मतलब पानी को हम जब सब्जी बनाएंगे तो जैसा आलू उबाल ले, तो आलू उबालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पानी को गर्म करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। कोई बताएगा पानी कितने सेल्सियस पर जब भाप बन जाएगा, मतलब गलना शुरू हो जाएगा, 100 सेल्सियस से लिखवा रखा मैंने, कितना 100 सेल्सियस। और जमना कितने के सेल कितने उस पे, हाँ 0 पे, कितने पे 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा भैया, जमना शुरू। और ये गलना कितने पे हो जाएगा, 100 सेल्सियस। तो गलनांक क्वथनांक का मतलब समझ गए, मतलब इनका गलनांक व क्वथनांक क्या होता है भैया, कम होता है, क्योंकि इनमें कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक बंध पाया जाता है। कार्बनिक विलायकों में, यानी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में ही विलय होते हैं। इस चीज को कौन बताएगा, इस चीज को मैं तो वैसे समझाऊंगा, नहीं 1 मिनट रुको। अब देखो भैया चुप हो जाओ, समझो। एक चीज होती है कि कार्बनिक यौगिक केवल कार्बनिक विलायकों में ही विलय होता है। जैसे मैं तुम्हारे सामने 2 चीज लूं, जिसान तू मेरे पास आ एक बार, तू आ जा बड़ी से एक बार, पीना ना कभी पी जाए भैया, ऐसा मतलब भैया ले जब पकड़ ऐसी। देखो हमारे पास 3 चीज है, तीनों में क्या है, इनमें तीनों में पानी। अयो भैया मैं लेकर आया तेल, नो पता नहीं काय का तेल है, पर मैं तेल लेकर आया घर में से, है नहीं। तो भैया बाल भी लग रहे। देखो जैसे मैंने, अगर मैं पानी को इसके अंदर डाल दूंगा तो इसके अंदर को पानी क्या हो गया, घुल गया, आसानी से नहीं घुला। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले के अंदर, चला जा, यू क्या है, तेल है, लेकिन क्या है, ऊपर के ऊपर है। कोई मुझे बताएगा कि उसमें क्यों नहीं घुला, घुलनशील। और बताओ इस पी लूं मैं, बताओ जल्दी, ये क्यों नहीं घुला, कौन बताएगा मुझे, विलेना। और बताओ बाबू, यही थोड़ी पढ़ा, तुम भी तो पढ़ो क्लास में, कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ रहा होगा। और अर्थ क्यों ना बोला भैया, सिफा कुछ आ रहा दिमाग में, तेल ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ कोई दिक्कत नहीं भाई, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा तुम मुझे वही बता सकते हो, क्यों नहीं बोला, बस मुझे तुमसे नहीं पूछना ही हो। देखो विलय है यो, जब हमने पानी को पानी के अंदर डाला, जब मैंने पानी को पानी में डाला तो पानी क्या हो गया, घुल गया। लेकिन मैंने पानी के अंदर क्या डाला, मैंने पानी के अंदर क्या डाला, तेल, तो ये क्या हो गया, ये अघुलनशील हो गया। मतलब क्या हुआ, इसे घुलनशील लिख लो, क्या लिख लो, घुलनशील। मैंने पानी को पानी के अंदर डाला, पानी क्या हो गया भैया, घुल गया। मतलब ये हमारा पानी था, मैंने इसमें पानी में पानी के अंदर डाला तो क्या हो गया, आसानी से मिल गया, पता ही नहीं चला कि इसमें क्या हमने दोबारा पानी डाला नहीं डाला। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें तेल, देखो तेल कहाँ घूम रहा, कैसे पता करो भैया, तेल देखो, तेल कहाँ है, तेल ऊपर ही आ रहा ना रहा, क्यों आ रहा, क्योंकि एक चीज होती है कि समान चीज को ही घोलती है, समान चीज को ही घोलती है। मतलब पानी पानी के समान है या ना है, पानी पानी के समान है ना है, तो पानी पानी में क्या हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा। पानी होता है ध्रुवीय, क्या होता है, और पानी भी क्या होता है, ध्रुवीय। तो जब ध्रुवीय और ध्रुवीय मिलेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, घुल जाएंगे ना, घुल जाएंगे। लेकिन यहाँ पानी तो ध्रुवीय है और तेल है अध्रुवीय, क्या है, अध्रुवीय। मुझे पहले बताओगे ध्रुवीय का मतलब क्या होता है, ध्रुवीय का मतलब होता है जिसके 2 ध्रुव हो, कितने ध्रुव हो, 2 ध्रुव। जैसे मैं जल को लूं, समझो थोड़ी सी अच्छी जानकारी, जैसे जल को लिया तो जब मैं जल को तोड़ूंगा तो H+ और OH-, H+ OH- में टूटेगा।
मतलब एक तो जोड़ वाला, एक घटा वाला, मतलब एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, दो चीज में टूटता था, इसलिए से क्या कहते हैं, जल को क्या कहते हैं हम, ध्रुवीय। और जब मैंने पानी और पानी दोनों ध्रुवीय ध्रुवीय हो गए तो आसानी से घुल जाएंगे, लेकिन मैंने एक तो पानी लिया, एक क्या लिया, तेल। पानी होता है हमारा ध्रुवीय और तेल जो होता है क्या होता है हमारा अध्रुवीय, इसलिए क्या होता है ये इसमें नहीं घुला। तो क्या कारण है कि पानी ध्रुवीय और तेल क्या है, अध्रुवीय। अब यही बात थी यहाँ कि कार्बनिक विलायक सॉरी कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं, मिले। मतलब अगर मैं ऐसा लूं, देखो मैंने बीकर दिख रहे तुम्हें, इसमें भी कार्बनिक यौगिक है, इसमें भी कार्बनिक यौगिक है, और इसमें अकार्बनिक यौगिक क्या है, अकार्बनिक यौगिक। तो मैं अगर कार्बनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक के अंदर डाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये घुलनशील हो जाएगा नहीं हो जाएगा भैया। लेकिन अगर मैं यहाँ इस वाले कार्बनिक यौगिक को उठाकर अगर मैं अकार्बनिक के अंदर डाल दूं तो क्या हो जाएगा भैया, ये अघुलनशील हो जाएगा। अब तुम मतलब समझे कि कार्बनिक विलायक केवल अपनी जैसे ही संख्या में क्या हो सकता है, जैसा वो है ऐसा खुद में क्या हो सकता है, घुल जाएगा ना घुल जाएगा। सपोज करो मैं तुम सारे 10वीं क्लास के बच्चे, और सपोज करो मैं तुम्हारी क्लास में नर्सरी के बच्चे लाके बिठा दूं, क्या वे तुम्हारे में घुल मिल जाएंगे। अब तुम सारे बच्चे अलग अलग स्कूल के हो, कोई से स्कूल के, कोई से स्कूल के हो, लेकिन सब एक दूसरे में घुल मिल गए ना आगे, क्यों, क्योंकि तुम सब क्या हो, कक्षा 10 के छात्र हो। लेकिन अगर मैं तुम्हारी क्लास में कक्षा पहली का दूसरी का बच्चा लाके बिठा दूं, कोई तुम उसके साथ घुल मिल जाओगे, नहीं घुलने के। ऐसे क्या होता है, ऐसे कार्बनिक विलायक क्या होता है भैया, कार्बनिक यौगिक केवल कार्बनिक विलायकों में क्या होता है भैया, विलय होता है। ये चीज ध्यान रखना, ये लास्ट तक हमें परेशान करती रहेगी कि कार्बनिक विलायक है, अकार्बनिक विलायक, घुलनशील, अघुलनशील। तो ध्यान रखना, समान चीज हमेशा समान चीज को ही बोलती है। तो भैया बताओ इसमें कार्बनिक यौगिकों की अधिक परिभाषा में किसी कोई दिक्कत, एक बार वो सुन लो, जिन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन उपस्थित होता है वो क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। मतलब अब कोई पूछे कि कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो क्या बताओगे कि भैया जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक कहते हैं। उदाहरण पूछे CH4 C2H5 CH3 C6H6, ये सब काय के उदाहरण है, कार्बनिक पदार्थ के उदाहरण है। जैसे कार्बनिक पदार्थ के भौतिक गुण ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक यौगिक अधिकतर सजीवों से प्राप्त होते हैं। बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये पेड़ पौधों से, मतलब जो सजीवों से ही प्राप्त होंगे। दूसरी बात है कि कार्बनिक यौगिक को अध्ययन क्या कहलाता है, कार्बन रसायन। मतलब जब हम कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन करेंगे तो वो क्या कहलाएगा, कार्बन रसायन कहलाता है। उसके बाद में कार्बनिक यौगिकों की संख्या लगभग कितनी है, 20 लाख। ये तुम अपना जब केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर के भूविकल्पी प्रश्न याद करोगे तो उसमें क्वेश्चन दे रखा कि कार्बनिक यौगिकों की यानी संख्या कितनी है, तो लगभग कितनी है, 20 लाख। कार्बनिक यौगिक एक जटिल अणु होता है, ये भी क्वेश्चन भूविकल्प में पूछा जाता है। कार्बनिक यौगिक सरल अणु होता है, जटिल अणु होता है, तो कौन सा अणु होता है, जटिल अणु होता है। कार्बनिक यौगिकों का गलनात्मक क्वथनांक क्या होता है, कम। इसका कारण क्या है कि इनमें सहसंयोजक बंध पाया जाता है, और सहसंयोजक बंध क्या होता है, आसानी से भैया टूट जाता है। उसके बाद में कार्बनिक यौगिक कार्बनिक विलायकों में ही विलय होते हैं, ये चीज मैंने बता दी, क्योंकि वे एक जैसे को अपने कैटेगरी अंदर घोल लेंगे, बाकी अगर दूसरी कैटेगरी आगे तो नहीं घोल लेंगे। बताओ कोई दिक्कत। अब सब हेडिंग डाल लेंगे। तो भैया पहले बाहर आ गया, कभी टूट जा, अम्मी कुत्ते पकड़ गए। ले भैया पानी भी ले, इसे भी लेकर जाओ भैया, इसे भी ले जा, इसमें रख ले। लो भैया हेडिंग डाल लो सब। कार्बनिक यौगिक में अकार्बनिक यौगिकों में अंतर, वैसे मिटो दो सब। कार्बनिक यौगिक में अकार्बनिक यौगिकों में अंतर, और एक टेबल बना लेंगे। क्या बनाएंगे, टेबल बना लेंगे एक। हेडिंग लो, कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक में अंतर। कार्बनिक यौगिक व कार्बनिक यौगिक में कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक में भैया अंतर। और क्या बना लेंगे, टेबल बना लेंगे। एक तरफ तो कार्बनिक यौगिक डाल लेंगे, टेबल तो बनाने आवा तुम सब पे। एक तरफ तो कार्बनिक यौगिक, और एक तरफ क्या डालेंगे भैया, एक तरफ अकार्बनिक यौगिक। क्या
अकार्बनिक यौगिक। तो ये कितने ऊपर लिखा गया, कितने नीचे लिखा गया यार? कार्बनिक यौगिक। चलो बाबू इसमें नंबर 1 करके लिखेंगे सब मेरे साथ, जल्दी जल्दी लिखना शुरू करेंगे। लिखेंगे कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। लिखेंगे अकार्बनिक यौगिकों में, भाई शांति से लिख लोगे तुम, अकार्बनिक यौगिकों में, अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं होते हैं। लिखेंगे नंबर 2, इनकी संख्या लगभग 20 लाख प्लस होती है। इनकी संख्या लगभग 20 लाख प्लस होती है। लिखेंगे इनकी संख्या इनकी संख्या लगभग 70,000 प्लस होती है। इनकी संख्या लगभग 70,000 प्लस होती है। नंबर 3, ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये आयनिक व सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये आयनिक व सहसंयोजक बंध बनाते हैं। नंबर 4, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ये, भाई चुप हो जाओ, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। जल्दी लिखो भैया। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये कार्बनिक विलायकों में विलय होते हैं। ये जल में विलय होते हैं। लिखो भैया सबके सब जल्दी से। देखो भैया,
कार्बनिक यौगिक में अकार्बनिक यौगिक में अंतर आना चाहिए। सबसे पहला अंतर क्या है, अंतर करना आसान रहे, अगर इन्हें याद कर लोगे तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। देखो सबसे पहले कार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। अब से पहले मैंने जब पढ़ाया था तुम्हें कार्बनिक यौगिकों की आधुनिक परिभाषा, तो उसमें मैंने लिखवाता थी कार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन दोनों उपस्थित होते हैं। लेकिन अकार्बनिक यौगिकों में क्या होता है, अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन व हाइड्रोजन दोनों एक साथ उपस्थित नहीं हो सकते, दोनों में से कोई सा एक होगा, दोनों एक साथ नहीं आएगा। अगर दोनों एक साथ आ गए तो क्या बन जाएंगे, ये कार्बनिक बन जाएंगे। उसके बाद में इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 20 लाख से ज्यादा होती है। ध्यान रखना कार्बनिक यौगिकों की संख्या कितनी होगी भैया, 20 लाख से ज्यादा है। ओ भैया मुझे ड्रॉ करना यार। इनकी संख्या कितनी होगी, लगभग इनकी संख्या लगभग 70,000। उसके बाद में ये सह संयोजक बंध बनाते हैं। तुम्हें पता है कि कार्बन कौन सा बंध बनाता है, और मैंने कार्बन के तुम्हें तीनों बंध को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा रखा, उससे समझाने की जरूरत है भी नहीं। ये सह संयोजक बंध बनाते हैं, ये आयनिक व सह संयोजक बंध बनाते हैं। ये मैंने आयनिक बंध भी तुम्हें पिछले चैप्टर में पढ़ा रखा। जब धातु का परमाणु अधातु के परमाणु के सामने आता है तो धातु से तो और कहां चला जाता है, धातु धनात्मक व अधातु, फिर वे एक दूसरे को क्या करते हैं अपनी ओर, और जब वे आकर्षित करेंगे तो क्या किसका निर्माण होगा, आयनिक बंध, और ये यानी यही आयनिक यौगिक कहलाते हैं। उसके बाद में ये क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। और ये क्या होते हैं, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। कैसे विद्युत के सुचालक होंगे, सपोज करो मैंने ये आयनिक बंध बनाया, मैंने एक बर्तन लिया, बाबू ये प्रैक्टिकल में करके दिखाता पर अब टाइम ना, मैंने इसमें लिया जल, और जल के साथ में मैंने क्या NaCl, मैंने क्या करा, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए और दोनों को एक को प्लस वाली बैटरी से जोड़ दिया, एक को माइनस वाली से जोड़ दिया, तो इसमें बिजली दौड़नी शुरू हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, समझाया था मैंने तुम्हें। तो क्या होगा, ये विद्युत के सुचालक होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं। ये केवल कार्बनिक विलायकों में मिले होते हैं। इससे पिछला समझाया था कि ये किस में मिले होंगे भैया, हमारे कार्बनिक विलायकों में मिले होंगे, लेकिन ये काय में मिले हो जाएंगे, जल में। जैसे हम नमक को अगर पानी में घोल घुल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, ये आयनिक बंध बनाते हैं। जैसे हम नमक की बात लें, नमक ही हमारा सबसे जाना पहचाना इंसान है। जैसे NaCl, बाबू NaCl को जब हम तोड़ते हैं ना, तो Na तो प्लस में टूटता है और Cl टूटता है माइनस में टूटता है, तो Na+Cl माइनस में टूटता है, तो ये क्या होंगे भैया, ये जल में विलय हो जाते हैं। और ये इसी कारण विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, क्योंकि जब ये जल में टूटेंगे, एक तो Na+ बनेगा, एक Cl- बनेगा, तो ये क्या बन जाएंगे आयनिक यौगिक। क्या बनेंगे भैया ये, और आयनिक यौगिक मैंने तुम्हें पढ़ा रखा। तो भैया बताओ कार्बनिक यौगिक व अकार्बनिक यौगिक में अंतर में कोई दिक्कत किसी को। अब जो हम कल पढ़ेंगे मैं हाइड्रोकार्बन हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए कल कोई क्लास ना छोड़े। भैया कुछ ना समझ आया तो मेरे से पूछ सकते हो आज की क्लास में, कुछ समझ में आ गया। आज की सेवा समाप्त, मिलेंगे बाबू कल, जा सकते हो।